दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जनजातीय मुद्दों पर विभिन्न दृष्टिकोणों की तुलना करें। जनजातीय मुद्दों पर विभिन्न दृष्टिकोण की तुलना करें। राज्य के भीतर और बाहरी दृष्टिकोण से जनजातीय समाज के मुद्दों को कैसे देखा जाता है और राज्य के भीतर और बाहरी दृष्टिकोण से जनजातीय समाज के मुद्दों को कैसे देखा जाता है। आंसर को समझने से पहले आप लोग क्वेश्चन को समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सेम इसी तरह से पूछे और आप आंसर इसी तरह से दें। क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर को देखा हुआ रहेंगे तो आप आराम से खुद से भी आंसर को बना करके लिख पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि जनजातीय मुद्दों पर विभिन्न दृष्टिकोणों की तुलना करें। जो भी जनजातीय मुद्दे हैं, जनजातियों के क्या मुद्दे हो सकते हैं, तो जंगल हो सकता है उनका मुद्दा, रोजगार हो सकता है, महिला सशक्तिकरण हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, तो जनजातियों के मुद्दे हो सकते हैं। उनमें जो भी विभिन्न दृष्टिकोण है उनका तुलना करने को कहा जा रहा है, और साथ में राज्य के भीतर और जो बाहरी दृष्टिकोण है उनके द्वारा जनजातीय समाज के मुद्दों को कैसे देखा जाता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो बिना देर के इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग समझेंगे। तो राज्य के भीतर के बारे में कहा जा रहा है। तो राज्य के भीतर का मतलब क्या है? राज्य मतलब देश। हम लोग क्योंकि झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो झारखंड के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी देखेंगे, लेकिन राज्य का मतलब क्या होता है, तो पूरे देश में जहां भी जनजातीय मुद्दे उठते हैं सारे पूरे देश के बारे में यहाँ पर मैटर होता है। तो जो राज्य के भीतर हो या फिर जो बाहरी दृष्टिकोण हो, बाहरी दृष्टिकोण का मतलब क्या है? बाहरी दृष्टिकोण का मतलब जो वैश्विक स्तर पर मंच बनाए गए हैं, ठीक है, जो संगठन बनाए गए वो हो सकते हैं, जो एनजीओ हैं वो हो सकते हैं, ठीक है, जो विकास मंच है वो हो सकता है। और जो भीतर है, जो राज्य के भीतर दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहा है, तो राज्य के भीतर दृष्टिकोण का मतलब क्या है? जो यहाँ का सरकार है, जो स्थानीय सरकार है, ठीक है, जो देश का सरकार है, जो राज्य का सरकार है, उनके नजरिए से जनजातीय समाज के मुद्दों को कैसे देखा जाता है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि भारत में जनजातीय समाज अपनी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली के कारण विशिष्ट है। भारत में जो जनजातीय समाज है वो अपनी भाषा के लिए, संस्कृति और जीवन शैली के लिए उनके कारण विशिष्ट माने जाते हैं। झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में जनजातीय समाज के मुद्दे हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। एक क्वेश्चन हम इससे पहले भी करवाएंगे कि किस तरह से जो जनजातीय समाज है वो झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने का काम करता है। वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप उस क्वेश्चन को देखे हुए तो इस क्वेश्चन को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। क्या कहा गया कि भारत में जनजातीय समाज अपनी भाषा के लिए, संस्कृति और जीवन शैली के लिए बहुत ही विशिष्ट माने जाते हैं। और झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में, झारखंड में कितने आदिवासी समाज के लोग हैं? तो कम से कम 26% यहाँ पर बताया जाता है कि 26% जो लोग हैं वो सिर्फ आदिवासी समाज के लोग झारखंड में रहते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में जनजातीय समाज के मुद्दे हमेशा महत्वपूर्ण रहे, और इसी कारण ये जो 26% लोग हैं, जिसके कारण हमेशा ये कहा जा रहा है कि इनके जो मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण रहे हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि उन मुद्दों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, और इन सभी मुद्दों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। राज्य के भीतर कहा जाता है इसको इंटरनल पर्सपेक्टिव। दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? नजरिया, ठीक है, या फिर इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं पर्सपेक्टिव, ठीक है। और दूसरी जो है वो है बाहरी दृष्टिकोण, मतलब एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, या फिर कह सकते हैं जो बाहरी नजरिया है देखने का। जो भी जनजातीय समाज के मुद्दे उनको राज्य के भीतर से देखने का एक अलग नजरिया और राज्य के बाहर से देखने का एक अलग नजरिया होता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि राज्य और प्रशासन, सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक दल और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन मुद्दों को अलग अलग तरीके से समझने और हल करने का प्रयास करती है। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर राज्य लिखा हुआ है, प्रशासन है, सामाजिक वैज्ञानिक है, राजनीतिक दल है, तो ये सब क्या है? तो राज्य के भीतरी जो भी चीज है उसके बारे में बात हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो मुद्दे हैं, जो अलग अलग तरीके, जो विकास मंच होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी विकास के मंच होते हैं, जो भी संगठन होते हैं, जो भी एनजीओ होते हैं, वो उनको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इनके समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा हमने इसके बारे में समझ लिया, भूमिका को समझ लिया। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, राज्य के भीतर जो दृष्टिकोण है वो जनजातीय मुद्दों को किस प्रकार से देखते हैं। राज्य के भीतर दृष्टिकोण जो है वो जो जनजातीय समाज के मुद्दे हैं वो उनको किस प्रकार से देखने का काम करते हैं। पहला जो पॉइंट इसमें हम लोग बनाएंगे वो है सामाजिक विकास और कल्याण दृष्टिकोण। सामाजिक विकास मतलब समाज का विकास करने के लिए और कल्याण के रूप में पूरे समाज के कल्याण के लिए इनका दृष्टिकोण होता है, पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। कहा जा रहा है कि राज्य प्रशासन और स्थानीय सरकारें जनजातियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। जो भी राज्य सरकार है, जो भी स्थानीय सरकार है, वो जनजातियों के लिए शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, रोजगार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि जो राज्य के भीतर दृष्टिकोण है वो जनजातीय समुदाय के मुद्दों को किस प्रकार से देखने का काम करता है। तो जो हमारे राज्य सरकार है, जो हमारा स्थानीय सरकार है, वो जनजातियों जो भी जनजातीय मुद्दे हैं
उनको किस प्रकार से देखने की कोशिश करता है, तो शिक्षा को विकास देने का काम करते हैं वो लोग, स्वास्थ्य को विकास देने का काम करते हैं, और जो रोजगार जैसे मुद्दे उनको प्राथमिकता देने का ये काम करते हैं। उदाहरण के लिए आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा योजनाएं, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं। कई सारे जो आदिवासी समाज के बच्चे हैं उनके लिए क्या है, तो शिक्षा योजनाएं लाई जाती हैं, जो महिला सशक्तिकरण है वो भी लाया जाता है, और स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं इनके लिए। यह दृष्टिकोण जनजातियों के सशक्तिकरण और जीवन स्तर सुधार पर केंद्रित होता है। और ये जो दृष्टिकोण है सामाजिक विकास और कल्याण दृष्टिकोण, ये जनजातियों के सशक्तिकरण और जीवन स्तर सुधार पर केंद्रित होता है। मतलब जो भी जनजाति लोग हैं उनके सशक्तिकरण का मतलब क्या है, उन पर खुद अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक है, सशक्तिकरण का मतलब क्या है, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना, मतलब खुद से कुछ अच्छा करना। जीवन स्तर के सुधार के लिए केंद्रित होता है, मतलब जीवन स्तर का उनका सुधार हो सके इस पर फोकस किया जाता है। दूसरा जो इनका दृष्टिकोण है वह भूमि और संसाधन संरक्षण का दृष्टिकोण। भूमि का संरक्षण किया जाता है, इनके संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। इस प्रकार से जो राज्य के भीतर दृष्टिकोण है वो सोचने का काम करता है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें जनजातियों की भूमि और जंगल की सुरक्षा के लिए नीतियां बनाती है। जो भी राज्य सरकार है वो जनजातियों की भूमि के लिए, जंगल की सुरक्षा के लिए नीतियां बनाती है। खनिज और औद्योगिक परियोजनाओं में आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून और मुआवजा नीति लागू की जाती है। क्या कहा गया कि खनिज और औद्योगिक परियोजनाओं में आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ही भूमि अधिग्रहण कानून लाया जाता है और मुआवजा नीति लागू की जाती है। अगर उनके भूमि को किसी कंपनी को भी दे दिया जाता है तो उनके लिए क्या है, तो मुआवजा नीति लागू की जाती है, मतलब उनको मुआवजा दिया जाता है। तो इस तरह से जो राज्य के भीतर का जनजातीय समाज के लोगों के लिए जो मुद्दे हैं उनको इस तरह से देखा जाता है, इस तरह से उनका दृष्टिकोण होता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि विकास परियोजनाओं के बावजूद जनजातियों के अधिकार सुरक्षित रहे। और इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि विकास परियोजनाओं के बावजूद भी जनजातियों के अधिकार सुरक्षित रहे। मतलब अगर किसी बड़े कंपनी को अगर उनके जंगलों को दे भी दिया जाए, अगर उनके जमीनों को दे दिया जाए, तब भी जो उनका जनजातियों का अधिकार है वो सुरक्षित रह सके। तो इसलिए वो लोग काम करते, जो राज्य सरकार है वो इस प्रकार से काम करते हैं। तीसरा जो दृष्टिकोण है राज्य के भीतर का वो है सांस्कृतिक संरक्षण का दृष्टिकोण। सांस्कृतिक संरक्षण का दृष्टिकोण, जो भी आदिवासी समाज कह सकते हैं या फिर जो कह सकते हैं जो भी जनजातीय समुदाय के मुद्दे हैं उनमें से एक सांस्कृतिक संरक्षण भी अहम पहलू है। इसमें कहा जा रहा है कि राज्य के भीतर जनजातियों की भाषा, धर्म और परंपराएं संरक्षित करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। राज्य के भीतर क्या है, तो जनजातियों की भाषा के लिए, धर्म और परंपराएं संरक्षित करने के लिए योजनाएं बनाई जाती है। त्योहार, लोक नृत्य और शिल्प को बढ़ावा देना इस दृष्टिकोण का मुख्य हिस्सा है। त्योहारों को, लोक नृत्य को, शिल्प को, इन सभी चीजों को बढ़ावा देने का इस दृष्टिकोण का मुख्य हिस्सा रहा है। इससे जनजातीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा होती है। इससे जनजातीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा होती है। अब हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। जिस तरह से इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि जो भी जनजातीय समुदाय के मुद्दे हैं उनको जो राज्य के भीतर दृष्टिकोण है और जो राज्य के बाहरी दृष्टिकोण है वो किस प्रकार से इसको देखने का काम करते हैं। तो जो राज्य का भीतर दृष्टिकोण है वो इसको किस तरह से देखेगा, जैसे कि यहाँ का विकास कैसे हो सकता है, जो भी जनजातीय समाज है उनका विकास कैसे हो सकता है, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, उनके बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो सकता है, ये सब बात क्या है, ये सब मुद्दा क्या है, तो राज्य के भीतर का देखने का बात है। जो राज्य सरकार है वही तो इसको देखने का काम करेगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे राज्य के भीतर दृष्टिकोण। और जो बाहरी चीजें हैं, जो कोई एनजीओ इनको देखने का काम करता है, जो बड़े बड़े संगठन, जो विकास मंच इनको देखने का काम करता है, वो हमारा हो जाएगा बाहरी दृष्टिकोण। ठीक है, राज्य का बाहरी दृष्टिकोण। ठीक है, चौथा जो राज्य का भीतरी दृष्टिकोण है वो है राजनीतिक सहभागिता और अधिकार। राजनीतिक सहभागिता और अधिकार, राज्य के भीतर जनजातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। राज्य के भीतर जनजातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। विधानसभा और पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटें, स्थानीय प्रशासन में उनकी भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया में उनकी राय शामिल होती है। तो इस तरह से उनके लिए क्या है, तो चुनाव में आरक्षित सीटें भी उपलब्ध कराई जाती है ताकि उनका विकास हो सके। ठीक है, अपने लोगों के लिए वो बात कर सके। इसके लिए क्या है, तो जब चुनाव का टाइम आता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर पंचायत का चुनाव हो, उसमें आरक्षित सीटें भी उनके लिए होती है। ये सब दृष्टिकोण किसका है, तो राज्य के भीतरी दृष्टिकोण है। जो राज्य का भीतरी दृष्टिकोण है वो इन मुद्दों को देखने का काम करता है। स्थानीय प्रशासन में उनकी भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया में उनकी राय शामिल होती है। और जो भी स्थानीय प्रशासन है उसमें इनका भागीदारी होता है और जो भी निर्णय लिया जाता है उस पूरी प्रक्रिया में इनका राय भी शामिल किया जाता है। यह दृष्टिकोण लोकतांत्रिक अधिकार और सशक्तिकरण पर जोर देता है। और ये जो दृष्टिकोण है राजनीतिक सहभागिता और अधिकार का दृष्टिकोण, ये लोकतांत्रिक अधिकार और सशक्तिकरण पर जोर देता है। लोकतांत्रिक अधिकार का मतलब क्या है
कि उनको लोकतंत्र के लिए कह सकते हैं कि चुनाव में उनको खड़ा होने का अधिकार दिया जाता है, उनके लिए आरक्षित सीटें होती ताकि अपने समुदाय के लिए, अपने लोगों के लिए वो अच्छा काम कर सके। साथ में सशक्तिकरण पे जोर दिया जाता है ताकि वो भी मजबूत हो सके। आगे हम लोग देख लेते हैं जो बाहरी दृष्टिकोण है, जो भी जनजातीय समुदाय के मुद्दे, उन्हें बाहरी दृष्टिकोण क्या है। पहला जो बाहरी दृष्टिकोण है वो है सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन दृष्टिकोण। सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन दृष्टिकोण, विदेशी शोधकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जनजातियों को अक्सर विशिष्ट संस्कृति और जीवन शैली के रूप में देखते हैं। जो भी विदेशी शोधकर्ता हो या फिर जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो जनजातियों को अक्सर क्या देखते हैं, तो विशिष्ट संस्कृति और जीवन शैली के रूप में देखते हैं। मतलब इनका जो जीवन शैली है, जो रहने का तौर तरीका है, खाने पीने का जो तौर तरीका है, जो भी इनकी संस्कृति वो विशिष्ट है, मतलब अलग है। वे आदिवासियों की भाषा, लोक कला, परंपराएं और रहन सहन का अध्ययन करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, तो आदिवासियों की भाषा का, लोक कला का, परंपराएं और रहन सहन का वो अध्ययन करते हैं। ये सब क्या हम लोग देख रहे हैं, तो राज्य के बाहरी दृष्टिकोण को समझ रहे हैं कि जो राज्य से बाहरी दृष्टिकोण है आदिवासी समुदाय के लिए या फिर जो भी जनजातीय समुदाय है उनके मुद्दों को किस तरह से वो लोग उठाते हैं। इस दृष्टिकोण में आदिवासी समाज के संरक्षण और पहचान पर जोर रहता है। और इस दृष्टिकोण में आदिवासी समाज की संरक्षण और पहचान पर जोर रहता है। हम आपको जो बोल रहे हैं बस आप उस चीज को सुनिए, ठीक है। हम जो आपको बता रहे हैं उस चीज को आप समझ के जाइए, खुद से भी आप एग्जाम में तब लिख पाएंगे। दूसरा जो इसका दृष्टिकोण है, जो बाहरी दृष्टिकोण है, वो है मानवाधिकार और विकास दृष्टिकोण। मानवाधिकार और विकास दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर सरकारी संस्थाओं, जिसको बोलते हैं एनजीओस, ठीक है, के अनुसार जनजातियों के अधिकारों और जीवन स्तर पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्या कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर सरकारी संस्थाओं के अनुसार जनजातियों के अधिकारों और जीवन स्तर पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। वे अक्सर आदिवासियों के भूमि अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को प्रमुख मानते हैं। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच है या फिर जो बाहरी दृष्टिकोण है, जो राज्य के बाहरी दृष्टिकोण है, वो अक्सर आदिवासियों के भूमि अधिकार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और इन सब मुद्दों को प्रमुख मानते हैं। इसमें आदिवासी समुदायों की समानता, न्याय और विकास पर बल दिया जाता है। इन दृष्टिकोणों में क्या होता है, तो आदिवासी समुदायों की समानता के बारे में कहा जाता है, उनके लिए न्याय की बात की जाती है और विकास पर बल दिया जाता है, ठीक है। जो इसका बाहरी दृष्टिकोण है, जो इसका अगला बाहरी दृष्टिकोण है वो है आर्थिक दृष्टिकोण। आर्थिक दृष्टिकोण क्या है, बाहरी दृष्टिकोणों का विशेषज्ञ और विकास एजेंसियां जनजातियों को संसाधनों के प्रबंधन और रोजगार के संदर्भ में देखते हैं। क्या कहा गया, जो बाहरी आर्थिक विशेषज्ञ हैं, जो विशेषज्ञ मतलब क्या, जो जानकार लोग हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट लोग हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो बाहरी आर्थिक विशेषज्ञ और विकास एजेंसियां हैं वो जनजातियों को संसाधनों के प्रबंधन और रोजगार के संदर्भ में देखते हैं। कैसे देखते हैं, तो जनजातियों को संसाधनों के प्रबंधन और रोजगार के संदर्भ में देखते हैं। वे यह ध्यान में रखते हैं कि आदिवासी विकास परियोजनाओं में शामिल हों और स्थानीय रोजगार और आजीविका सुनिश्चित हो। क्या कहा गया, ये जो आर्थिक दृष्टिकोण है ये इस प्रकार से इनको देखने का काम करता है कि वे यह ध्यान में रखते हैं कि आदिवासी विकास परियोजनाओं में शामिल हो, जो भी विकास परियोजनाएं हैं उनमें आदिवासी समुदाय के भी लोग शामिल हो और स्थानीय रोजगार बढ़े, ठीक है, जो स्थानीय रोजगार उसमें बढ़ोतरी हो और आजीविका सुनिश्चित हो सके, और आजीविका उनकी सुनिश्चित हो सके। तो इस तरह से जो आर्थिक दृष्टिकोण है वो बाहरी, जो राज्य के बाहरी दृष्टिकोण वो देखने का काम करता है। चौथा जो बाहरी दृष्टिकोण है इसके लिए वह है राजनीतिक और वैश्विक दृष्टिकोण। राजनीतिक और वैश्विक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आदिवासी मुद्दों को अक्सर सशक्तिकरण और मानवाधिकार के संदर्भ में देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आदिवासी मुद्दों को अक्सर सशक्तिकरण और मानवाधिकार के संदर्भ में देखा जाता है। मतलब सशक्तिकरण मतलब क्या, कि जो लोग खुद मतलब अपना निर्णय खुद ले सके, अपना काम खुद कर सके, ठीक, मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना, इसी को सशक्तिकरण कहा जाता है। और मानवाधिकार का मतलब आपको पता होगा, जो मानवों को, सभी मानव को अधिकार दिया जाता है सिर्फ जन्म लेने से ही, ठीक है, उसी को मानवाधिकार कहा जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुसार आदिवासी समुदायों को अपने संसाधनों और जीवन शैली में स्वायत्तता मिलनी चाहिए। स्वायत्तता का मतलब क्या है, कि स्वयं की सत्ता, मतलब खुद से वो अपने निर्णयों को ले सके। इसलिए कहा जा रहा है कि यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुसार आदिवासी समुदायों को अपने संसाधनों और जीवन शैली में स्वायत्तता मिलनी चाहिए। जो भी उनके संसाधन है, चाहे वो जंगल हो, जमीन हो, ठीक है, सभी में अपनी उनकी क्या है, तो स्वायत्तता होनी चाहिए, जीवन शैली में उनकी स्वायत्तता होनी चाहिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण रहा है। आगे हम लोग देखेंगे राज्य के भीतर और बाहरी दृष्टिकोणों के बीच अंतर और संघर्ष। जो राज्य के भीतर और बाहरी दृष्टिकोण है उसके बीच क्या अंतर है और क्या संघर्ष रहे हैं। तो पहला जो इसका बीच अंतर है वो है लक्ष्य और प्राथमिकता का अंतर।
लक्ष्य और प्राथमिकता का अंतर। राज्य के भीतर जनजातीय मुद्दों का मुख्य ध्यान आदिवासी समाज के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा पर रहता है। राज्य के भीतर जो भी जनजातीय मुद्दों हैं, उनका जो मुख्य ध्यान रहता है वो है आदिवासी समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और सुरक्षा पर। सरकार चाहती है कि उनके जीवन स्तर में सुधार हो और वे स्थानीय प्रशासन और विकास योजनाओं में भाग ले सकें। इसके विपरीत बाहरी दृष्टिकोण जैसे कि एनजीओ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और सामाजिक वैज्ञानिक जनजातियों के मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक संरक्षण को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। जो राज्य के भीतरी दृष्टिकोण है वो क्या चाहता है, तो जो भी आदिवासी समाज है उनमें शिक्षा बढ़े, ठीक है, स्वास्थ्य उनका अच्छा हो सके, रोजगार उनको मिल सके, सुरक्षा, इन सब बातों पर वो जोर देता है, इन सब मुद्दों पर जोर देने का काम करता है। लेकिन वहीं पर जो अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं, जो बाहरी दृष्टिकोण या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, वो इसको इस तरह से देखना चाहता है कि जो एनजीओ है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, वो जनजातियों को मानवाधिकार के, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक संरक्षण को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। जो भी जनजाति उनके मानवाधिकार को, उनके सामाजिक न्याय को और सांस्कृतिक संरक्षण को ही ज्यादा महत्व देते हैं। इस कारण कभी कभी राज्य द्वारा किए जाने वाले विकास कार्य जैसे खनन या औद्योगिक परियोजनाएं बाहरी दृष्टिकोण से आदिवासियों के अधिकारों और संसाधनों पर न्यायपूर्ण नहीं मानी जाती। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि इसीलिए जो राज्य चाहता है कि जो उसके आदिवासी समाज समुदाय के लोग हैं उनके लिए कुछ विकास का काम किया जाए, लेकिन उसी तरह से जो बाहरी दृष्टिकोण है वो उसको सही नहीं मानता और इसके कारण कुछ संघर्ष देखने को मिलता है। और ये बात यहाँ पर लिखा गया है कि इसी कारण कभी कभी राज्य द्वारा किए गए जो भी विकास कार्य हैं, से खनन हो या फिर औद्योगिक परियोजनाएं हो, बाहरी दृष्टिकोण से आदिवासियों के अधिकारों और संसाधनों पर न्यायपूर्ण नहीं मानी जाती। इन सब बातों को जो बाहरी दृष्टिकोण है वो सही नहीं मानता और इसी तरह से इसको संघर्ष देखा जाता है। दूसरा जो इसके बीच संघर्ष देखने को मिलता है वो है रणनीति और कार्यान्वयन का अंतर। रणनीति और कार्यान्वयन का अंतर। राज्य के भीतर जनजातियों के कल्याण और सुरक्षा के लिए सरकारी योजनाएं, आरक्षित सीटें और भूमि मुआवजा नीतियां बनाई जाती हैं। राज्य के भीतर क्या कहा जाए, जो भी जनजातीय हैं उनके कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं, आरक्षित सीटें दी जाती हैं, भूमि मुआवजा नीतियां बनाई जाती हैं और इन्हें लागू किया जाता है। वहीं बाहरी दृष्टिकोण में यह माना जाता है कि इन योजनाओं को लागू करने के तरीके में अक्सर खामियां रहती हैं। वहीं जो बाहरी दृष्टिकोण है वो ये मानता है कि इन योजनाओं को लागू करने में अक्सर खामियां रह जाती। एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन अध्ययन, रिपोर्ट और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सलाह और सहयोग देते हैं। जो भी अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं, जो भी एनजीओ है या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो अध्ययन, रिपोर्ट और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सलाह और सहयोग देने का काम करते हैं। इस वजह से कई बार बाहरी संस्थाएं राज्य की नीतियों को अपर्याप्त या असमान मानती हैं। इसलिए जो बाहरी संस्थाएं हैं वो राज्य की जो भी नीतियां बनाई जाती है उसको अपर्याप्त मान लेते हैं या फिर असमान मान लेते हैं और सुधार की मांग करते हैं और फिर सुधार का मांग करते हैं। तो इस तरह से कुछ टकराव भी देखने को मिलता है। अगर इस तरह से आप आंसर को मिला करके लिखेंगे तब जाकर के आपको एग्जामिनर अच्छा मार्क्स देगा। तीसरा जो इसमें संघर्ष देखने को मिलता है और अंतर देखने को मिलता है वो है सांस्कृतिक संरक्षण पर दृष्टिकोण। सांस्कृतिक संरक्षण पर दृष्टिकोण। कहा जा रहा है कि राज्य की नजर में जनजातियों की भाषा, धर्म, परंपरा और लोक कला संरक्षित रहनी चाहिए। राज्य की नजर में क्या है, तो जो भी जनजातियों की भाषा है, धर्म है, परंपरा है, जो लोक कला है वो संरक्षित रहनी चाहिए। इसके लिए त्योहारों, लोक नृत्यों और शिल्प कला को बढ़ावा दिया जाता है। इसी के लिए क्या है, तो यहाँ के लोगों के त्योहारों को, लोक नृत्यों को, शिल्प कला को, जो भी हस्तकला है उनका, उनको बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन बाहरी दृष्टिकोण में माना जाता है कि राज्य का संरक्षण कभी कभी सिर्फ दिखावटी होता है। लेकिन जो बाहरी दृष्टिकोण है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय विकास मंच है या फिर जो एनजीओ है, वो ऐसा मानते हैं कि जो राज्य का संरक्षण ये सब जो कर रहे हैं, धर्म के बारे में, भाषा के बारे में, लोक कला के बारे में, ये सब सिर्फ एक दिखावटी है, ठीक है। और वास्तविक निर्णयों में आदिवासियों की स्वायत्ता और अधिकार कमतर रह जाते हैं। और जो वास्तविक कह सकते हैं जो स्वायत्ता और या फिर अधिकार है उसमें कमतर रह जाते हैं, मतलब सही तरीके से वो लागू नहीं हो पाता। इस कारण सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर दोनों दृष्टिकोणों में मतभेद पैदा हो जाते हैं। और इस कारण सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर के दोनों ही दृष्टिकोणों में, चाहे वो राज्य के भीतर दृष्टिकोण हो या फिर राज्य के बाहरी दृष्टिकोण, दोनों में मतभेद पैदा हो जाता है। आगे चौथा इसमें अंतर लिखा है वो है विकास और अधिकारों का टकराव। विकास और अधिकारों का टकराव भी हो जाता है। कहा जा रहा है कि राज्य विकास और औद्योगिक परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है। जो भी राज्य है वो आदिवासी समुदाय के मुद्दों को उठाने के लिए क्या करता है, तो विकास और औद्योगिक परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का काम करता है ताकि आर्थिक वृद्धि और रोजगार बढ़ सके, ताकि क्या हो सके, तो जो लोग हैं वहाँ के उसको रोजगार मिल सके और आर्थिक वृद्धि हो सके। इसके विपरीत जो बाहरी दृष्टिकोण है
आदिवासियों के भूमि अधिकार और संसाधनों पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाती है। इसके विपरीत जो बाहरी दृष्टिकोण है उनमें आदिवासियों के भूमि अधिकार और संसाधनों पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब जो बाहरी दृष्टिकोण है वो कहता है कि आदिवासियों की जमीन को खनन के लिए उपयोग ना किया जाए, जो भी औद्योगिकरण उसके लिए उपयोग ना किया जाए। लेकिन जो राज्य का सरकार है वो चाहता है कि वहां पर औद्योगिक गतिविधि हो, आर्थिक विकास वहां पर हो, जिसके कारण वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। अक्सर विकास और अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल होता है, और इसके कारण जो है अक्सर विकास और अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल होता है, जिससे राज्य और बाहरी दृष्टिकोण के बीच संघर्ष और मतभेद उत्पन्न होते हैं, और जिसके कारण राज्य और जो बाहरी दृष्टिकोण है उसके बीच संघर्ष और मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जो भी राज्य के भीतरी दृष्टिकोण थे, जो भी राज्य के बाहरी दृष्टिकोण थे, और दोनों में क्या मतभेद रहा है, दोनों में क्या अंतर है, उन सभी बातों को हमने समझ लिया। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग समझ लेते हैं। निष्कर्ष हम यहाँ पर बड़ा लिखे, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इतना बड़ा लिखे, हम बस आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि झारखंड में जनजातीय मुद्दों को अंदर से और बाहर से अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। जो भी राज्य के अंदर दृष्टिकोण है, जो राज्य के बाहर दृष्टिकोण है, वो दोनों ही नजरिया अलग अलग है। ठीक है, राज्य के अंदर से देखने का नजरिया अलग है और राज्य के बाहर से इनको देखने का नजरिया अलग है। राज्य के भीतर स्थानीय विकास, कल्याण, अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण पर जोर दिया जाता है। जो राज्य के भीतर है वह स्थानीय विकास पर जोर देता है, कल्याण पर, अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण पर जोर देता है। वहीं जो बाहरी दृष्टिकोण है वो मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक अध्ययन और वैश्विक मानकों पर ध्यान देता है। तो दोनों में क्या तो टकराव भी देखने को मिलता है। दोनों दृष्टिकोण मिलकर जनजातियों के सशक्तिकरण, संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर दोनों सही तरीके से काम करें तो अच्छे से काम हो सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनजातीय मुद्दों को हल करने के लिए स्थानीय और वैश्विक दृष्टिकोण दोनों जरूरी है। इसलिए कहा जा रहा है कि स्पष्ट होता है कि जो जनजातीय मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए स्थानीय और वैश्विक दृष्टिकोण दोनों ही जरूरी होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो क्वेश्चन था आपका अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश की है। जो लिखा हुआ था अब उसको ना पढ़ करके जो हम आपको बता रहे हैं बस उस पर आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे आंसर को, नहीं तो फिर नहीं समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।